नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर तेज हो चुका है और सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफी निराशाजनक रहा और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हुआ है और इसी को देखते हुए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। अमित शाह कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे और साथ ही अमित शाह के कार्यक्रम में 4500 कार्यकर्ता शामिल होंगे और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है और साथ ही बीजेपी ने ऐसी तैयारी की है जिससे अमित शाह का संदेश बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रही है। आज फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार विकास के मुद्दों के साथ कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जेजेपी और इनेलो की अगर बात की जाए तो जेजेपी और इनेलो भी मिशन विधानसभा में जुट गई हैं। जेजेपी और इनेलो प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। ऐसे में सवाल बस यही होता है कि विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। फरीदाबाद है या पूरा हरियाणा है, हम कई जगह होके आए हैं। लोगों ने छत्तीसगढ़ से मन बना लिया है कि अगली जो सरकार है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, तो छत्तीसगढ़ मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार। मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अब देख रहे हो यहाँ का कानून व्यवस्था है, फरीदाबाद का जो हाल है, ना सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना कोई विकास है, ना निकासी है, ना पीने का पानी, तराई मिली हुई है। संगठन बना है हमारा, काफी बन गया, थोड़ा बन जाएगा। पार्टी कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, जिसको विधायक चुनेंगे, जो इसको हाईकमान बनाएंगे, उसका भी तो हार जीत का नहीं अंदाजा है। जो 2019 के चुनाव में जिस पार्टी की 7% वोट हो, आज 40 पहुंच गई। हमारी 28% वोट थी, हम 48 बोल रही थी किरण चौधरी अपना, वो चौधरी बंसीलाल तो उनके प्रेरणा स्रोत थे नहीं, उनके तो मनोहर लाल खट्टर थे। मनोहर लाल खट्टर ने कह दी थी उनका तो शरीर था कांग्रेस में, आत्मा तो बीजेपी में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पूरा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश है। आपने देखा फरीदाबाद जिले में कितना जोश लोगों के अंदर है और सबने एकदम कई घंटे मीटिंग चली है और सब ने अपने अपने विचार रखे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा में सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफी निराशाजनक रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ और ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कम होता हुआ दिखाई दिया और इसी को देखते हुए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बता दें कि दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह तैयारियों पर उनका जोर उन्होंने देना शुरू कर दिया है। अमित शाह कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे और साथ ही अमित शाह के कार्यक्रम में 4500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा और बीजेपी ने ऐसी तैयारी की है जिससे अमित शाह का संदेश बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार मंथन कर रही है। आज फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अंदर
कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार मुद्दों के साथ कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीतेगी। जेजेपी और इनेलो की अगर बात की जाए तो जेजेपी और इनेलो भी मिशन विधानसभा में जुट गई है। जेजेपी और इनेलो प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों पर जीत लड़ने का ऐलान कर रही है। लोकसभा चुनाव कब बीत चुका है और अभी विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल जो कम हुआ है 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इसको लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हुआ है और इसी मनोबल को बढ़ाने के लिए और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे। और इसी पर चर्चा में आगे बढ़ते हैं, लगातार मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर जी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वैशाली तोमर जी का। तोमर जी, गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे और चुनाव से पहले इतना जल्दी उनका आना, कहीं ये लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उनका कारण तो नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, क्या कहेंगे? जी नमस्कार आपको और मेरे साथ जुड़े मेरे पैनलिस्ट जो भाई हैं उनको भी नमस्कार, सभी दर्शकों। जी बिल्कुल जी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, हमारी सरकार बनी है तीसरी बार और जनता का विश्वास है। अगर हम 48, 52 और 58 के बाद देखें तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं और लगातार कोई सरकार तीसरी बार चुनी गई है। और रही बात माननीय गृह मंत्री जी की, कि गृह मंत्री जी का यहाँ पर आना, देखिए कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कार्यकर्ताओं को समय समय पर मार्गदर्शन देना और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिनके कुशल नेतृत्व को, जिनकी बुद्धिमत्ता को, जिनकी कार्यशैली को, जिनकी दूरदर्शिता को, या ये कह लीजिए ऐसे स्टेट में जिनके निर्देश अनुसार मार्गदर्शन अनुसार सरकार बनी है, जहां एक भी कैंडिडेट कभी बीजेपी का नहीं होता था, जीता हुआ, तो ऐसी जगह भी उनके मार्गदर्शन में सरकार बनी है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी तेजस्वी, उनके चेहरे का तेज आप देखिए कि किस तरह से उन राष्ट्र भक्ति और देशभक्ति के लिए जो जुनून उनमें देखने को मिलता है, उस निश्चित ही उस जुनून से, उस समय से, उनके साथ से, उनके बुद्धिमत्ता से और उनके सहयोग से और उनके कल सबके बीच में होने से निश्चित ही समय समय पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता है, कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून की वृद्धि होती है, निश्चित है ये बात। लेकिन खराब प्रदर्शन हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख ही रहे थे कि विपक्ष ने किस तरह का भ्रम फैलाया, किस तरह से आंदोलन, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, खेल आंदोलन, सब लोग नाराज होने के बावजूद भी, उसके बाद भी जनता ने 50% विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है। कहीं ना कहीं जो लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं जो लोग नाराज थे, उनको दोबारा से वो हमारे साथ आएंगे और एक बार फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा यहाँ पर हरियाणा में भी सरकार बनेगी और निश्चित ही विधानसभा के जो परिणाम आएंगे वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जनता देख रही है। ठीक है, वैशाली जी बनी रही है हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता का, नीरज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाने आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है? कांग्रेस चुनाव में इस बार किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, उनका कहना है कि उनकी बुद्धिमत्ता वर्ड प्रयोग किया उन्होंने,
3-4 बार किया कि अमित शाह की बुद्धिमत्ता, मतलब इसका कहना मतलब इनके अपने पार्टी पे सवाल उठा रहे, इनके अलावा मतलब अमित शाह के अलावा आपकी पार्टी में बुद्धिमान नहीं है। आपने बार बार कहा बुद्धिमत मुद्दा, तो मतलब अमित शाह के अलावा आपकी पार्टी में बुद्धिमान नहीं है। देखिए, टीम वर्क होता है, कभी भी एक आदमी चनक के नहीं होता, चनक के इधर सब बैठे होते हैं। चलो आपकी पार्टी का अंदरूनी मैटर है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, जब जनता मन बना लेती है ना, तो सारी बुद्धिमत्ता धरी रह जाती है, कोई चाणक्य हो चाहे कोई चाणक्य से बड़ा राजनीतिकार हो। ये सिर्फ जनता पे डिपेंड करता है। जनता देखती है हमारे लिए कौन अच्छा कौन बुरा। हमारे पिछले 10 साल का काम देखा जाएगा और इनके 10 साल का काम देखा जाएगा। आज लोकसभा की ये साइड इफेक्ट है, जो इतनी जल्दी बीजेपी के नेता आ रहे हैं, उन्हें हरियाणा से अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, उसका ये साइड इफेक्ट है। उससे पहले भी कितने लोग आ लिए, कल ये 4500 कार्यकर्ता जो 10,000 भी आ जाए तो उससे कोई नहीं बढ़ता। जनता मन बना चुकी है, क्योंकि बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। अब पिछले 3-4 दिन में सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कब होगा ये भगवान जाने। आज 59 दिन बचे हैं, चुनाव के बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद 59 दिन में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, हम ये करेंगे, वो पता नहीं कब पूरी होंगी कब नहीं है, तो भगवान जाने। क्या पता जनता किसको मात्र सरकार बनाए, किसकी बने, हमारी बने, इनकी बने, हो सकता है इनकी योजना का फीता हमें नहीं काटना पड़े। तो देखिए, सब जनता पे छोड़ देना चाहिए, जनता तय करेगी कौन किसकी बनने के। बाकी हरियाणा में जो कांग्रेस का ग्राफ है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। कल भी देखिए किसी अच्छी ज्वाइनिंग करी है हमारी पार्टी में, तो आपके टीवी के माध्यम से देखिए, आज फरियाद में कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमारा कार्यकर्ता धन्यवाद प्रोग्राम तो 16 जून से पूरे हरियाणा में चल रहा है, डे बाय डे। आज फरियाद में प्रोग्राम था, काफी सफल प्रोग्राम होगा, आपकी वजह से बता रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनेगी और हरियाणा की जनता एक बार कांग्रेस को मौका देगी कि वो 10 साल के शासनकाल को और इनके 10 साल के शासनकाल को देख रही है कि इन्होंने 10 साल शासनकाल में किसको मारा, किसको पीटा, हर कर्मचारी को पीटा। कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो हड़ताल पे ना गया हो। ठीक है नीरज गुप्ता जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, इनेलो इस बार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या फिर वक्त की नजाकत को देखते हुए गठबंधन का रास्ता चुनेगी? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सोनी जी पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम जो गठबंधन इंडिया गठबंधन में थे, कांग्रेस को छोड़ के बाकी सारी दलों से हम गठबंधन करने का प्रयास करेंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार हरियाणा में बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं अपनी बहन, छोटी बहन तोमर के विचार सुन रहा था। ये बार बार ये कह रहे थे कि बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान है। भाई वो अगर इतने बुद्धिमान है तो कम से कम रोजगार तो दे दें। उनकी बुद्धिमत्ता से क्या रोजगार नहीं मिल सकता? उनकी बुद्धिमत्ता से क्या अपराध कम नहीं हो सकता? उनकी बुद्धिमत्ता से क्या लोगों को इंडस्ट्री वगैरह को फायदा नहीं हो सकता? क्या वो सिर्फ बुद्धिमत्ता उनकी यही है कि कांग्रेस के एमएलए कैसे तोड़नी है, दूसरी पार्टी के एमएलए कैसे खरीदनी है, सरकारें कैसे तोड़नी है, कैसे देश को तोड़ फोड़ करके चलाना है, यही है बुद्धिमत्ता उनकी। अगर ये बुद्धिमत्ता है तो हमें शर्म आती है कि ऐसे व्यक्तित्व को तुम चाणक्य की उपाधि दे रहे हो, उस महान व्यक्तित्व की उपाधि दे रहे हो जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसकी किताबें लिखी हुई हैं। इनकी जब कुर्सी से उठेंगे ना, जब कुर्सी से उतरेंगे, काले अक्षरों में बहुत सी किताबें लिखी जाएंगी। आप उनको इतना बुद्धिमान कह रहे हो, क्या जनता को इतने बुद्धिमान होने से नौकरी मिल जाएगी? आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, नशा चरम पर है, क्या इसका इलाज नहीं हो सकता? सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई है और प्राइवेट नौकरियों में तनख्वाह जो है 8,000 से लेकर 12,000 तक मिलती है। हरियाणा में तो कमाल ही कर दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया इन्होंने और एक सक्षम योजना बना दी। इन दो योजनाओं के द्वारा इन्होंने युवाओं का शोषण शुरू कर दिया। जो निजी ठेका प्रथा थी उसको उन्होंने सरकारी ठेका प्रथा में बदल दिया। आज रोजगार जो नौकरी करना चाहता है, एमटेक करने वाला, एमफिल, पीएचडी करने वाला, अम्बाला शहर में एक चपरासी सरकारी स्कूल में मैथ की पीएचडी किया हुआ है, चपरासी पानी पिलाने वाला, आज नौकरियां नहीं है। कहाँ गई नौकरियां? क्या सारी की सारी खा गई बीजेपी सरकार? ये एक ही बात कहते हैं, हमने 1,32,000 नौकरियां दी। अरे भी आप ये तो बता दो, पिछले 10 साल में रिटायर कितने किया आपने? 2,09,500 पद खाली थे 3 महीने पहले। क्या उनमें से कुछ भरने की प्रक्रिया शुरू करी? कुछ नहीं किया। आज जनता परेशान है, प्रत्येक वर्ग परेशान है। चलिए सारी बातें छोड़ दीजिए, क्या चाणक्य हो गया, एक काम करेंगे,
बॉर्डर खाली करा देंगे हमारा। पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं जो किसान, उनको क्या घर भिजवा देंगे? क्या काम है? आगे उनकी चाणक्य नीति मानते हैं, उनकी चाणक्य नीति बताइए। किसान उठा दीजिए। आज व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, आम जन भी परेशान है, प्रदेश का बुरा हाल है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2019 में बीजेपी की 79 सीट में एमपी के चुनाव में विजय हुई थी, 10 की 10 सीटें जीती थी। और अब 5 सीटें कांग्रेस खोज चुकी है और इनकी 44 सीटों के ऊपर जीत हुई है। अब 79 में इनकी 40 आई थी, 75 पार का नारा लगा रहे थे। अब मेरे ख्याल नारा इनको 25 पार का लगाना चाहिए ताकि इनकी सीटें तो आनी 10 से नीचे। 2 का आंकड़ा पार नहीं होगा, सिंगल डिजिट में रहेंगे ये लोग। और जो ये कह रहे हैं ना कांग्रेस का मुकाबला हम करेंगे, अभी रुकने को 2 महीना जुम्मा रुको। तो ये जो लोकसभा के चुनाव थे, इनके मुद्दे अलग होते हैं, समस्याएं अलग होती हैं, दल अलग होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो विधानसभा चुनाव में करतब दिखाते हैं। क्षेत्रीय दलों की बारी है। आपने जो करना था कर दिया, फिर भी इतना करने के बावजूद 400 पार का नारा लगाने के बावजूद मात्र 240 सीटें आई आपकी। मैं मानता हूं कांग्रेस की 99 सीटें, लेकिन आपको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर जनता ने सुकून लिया कि पहले जो तानाशाही चल रही थी मोदी जी की, वो तानाशाही नहीं चलने वाली। और मैं तो पूछना चाहता हूँ अपनी जान से, ये तो बता दें सरकार बीजेपी की है, मोदी की है, अमित शाह की है, किसकी है? नाम तो दे दो इस सरकार को। आपने पिछले 10 साल में एनडीए की बात नहीं करी, आज आपको एनडीए की याद आती है। आप ये तो बता दो आज जो सरकार केंद्र की है वो किसकी सरकार है, ये जरूर बताइए। ठीक है ओंकार सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी वैशाली तोमर जी का। तोमर जी, आपने सुना, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, तमाम तरह के आरोप दोनों पार्टी की तरफ से लगाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि लोकसभा का जो नतीजा आया था उसके साइड इफेक्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी एकदम से एक्शन मोड में नजर आ गई है। कल ही जैसे हरियाणा में अमित शाह दौरे पर रहेंगे और साथ ही इसी को लेकर जल्दी से जल्दी ये लगातार रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का नतीजा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और वहीं नेहरू प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है, व्यापारी किसान, अगर किसी भी वर्ग की बात की जाए तो इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? मैं इससे छोटी सी 2 प्रतिक्रिया दूंगी। एक तो ये कि मैं अपनी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, जिस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप हमारी बीजेपी सरकार पर लगा रहे थे। बस मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी किरण चौधरी जी ने फिर क्यों हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली? उनकी बेटी ने भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली और मैं अभी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हाँ, इनके हुड्डा जी भी हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। फिर ये कांग्रेस सरकार कहाँ रह जाएगी? इस जमीनी तौर पर दिखेगी भी या नहीं दिखेगी? इनके इतने सारे प्रवक्ता जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और आज आप देखिए जिस पार्टी से इन्होंने गठबंधन कर रखा है, अंतर कलह की बात कर रहे हैं मैडम आप, अंतर कलह की, लेकिन अंतर कलह तो भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी खबरें सामने आई है जहां पर कुलदीप बिश्नोई का अगर नाम लिया जाए तो अंतर कलह तो भारतीय जनता पार्टी में भी दिख रही है। अंतर कलह होना और छोड़कर इतने दिग्गज नेताओं का डूबते जहाज को ज्वाइन कर लेना, ये अलग बात है। ठीक है। और रही बात इन लोगों की, मेरे ओमकार सिंह भाई ने कहा और बीजेपी पर इतने आरोप लगाए, बस मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि इनके कितने सांसद बने हैं, कितनी सीटें आई हैं इनकी, अगर ये इतने आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं बस ये मुझे बताएं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ खुद ब खुद उठ जाती हैं। खुद अपनी खामियों से आज जो 10 सालों में देश की स्थिति सुधरी है, आपने इतनी खामियों से देश को कहां पर लेकर गए? इतने वर्षों तक देश में राज करने के बाद भी देश की दिशा और दशा को ना सुधार पाए। और ये जो नशे की बात आप कर रहे थे, जो नशे की देन है, ये भी देन कांग्रेस सरकार की है कि पंजाब से आप पार्टी के साथ देखिए किस तरह से ये चीना जब्ती और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और इधर हरियाणा में ये गठबंधन की बात करते हैं, तो इनका तो खुद ही कोई ठिकाना नहीं है। उधर कांग्रेस की बात करते हैं, अब उन पर स्वाति मालीवाल पर इनके मुख्यमंत्री के पीए पिटाई कर देते हैं, उन पर इनका एक सवाल, एक जवाब, एक बोल नहीं निकलता है। और बेवजह का भ्रम फैलाकर जनता को ये सोच रहे हैं कि इस तरह की बातें कर ये दोबारा से सरकार बना लेंगे। जी नहीं, अब जनता ने देख लिया है कि किस तरह से इन्होंने 15,000, 8,500 और किस तरह से रोजगार और पता नहीं क्या क्या झूठे वादे किए। जहां इनकी सरकार बनी है ना, सरकार बनते इन्होंने पेट्रोल
पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। वहां इन्होंने क्यों नहीं एमएसपी का कानून लगाया जहां पर इनकी सरकारें बनी हुई है? जिस बात को, ये जिस सुविधा को जनता को देने की बात करते हैं, उस सुविधा को ये वहां क्यों नहीं देते हैं जहां इनकी सरकार बनी हुई है? बताइए, एक भी सुविधा, एक फसल पर एमएसपी नहीं दी हुई है। सबसे ज्यादा एमएसपी अगर मिल रही है तो हरियाणा में मिल रही है। दिक्कत क्या है? हरियाणा में जो हमारे भोले भाले लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर मन से अच्छे किसी को कहें तो वो हरियाणा के लोग हैं, जो भोले होते हैं, जो भले होते हैं। लेकिन उसको ये जो नेता है, जैसे पिछली बार टिकैत जी बैठे थे, उनको देखिए, जब चुनाव का समय आता है तभी धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं और तब किसानों की और गरीबों की बात करने लगते हैं और उनसे पूछे कि उनके बच्चे कहां पर पढ़ रहे हैं और कितनी संपत्ति उनके पास अचानक से धरना और इसमें किसान आंदोलन में आ जाती है। तो जो नुकसान हो रहा है ना, वो सही मायने में उस गरीब लोगों का हो रहा है, उस गरीब जनता का हो रहा है, जिसको सही ना नीतियां बताई जाती है, न सही कानून पढ़ाया जाता है, न सही बातें उस तक पहुंचाई जाती हैं, उसको डराया जाता है, उसको एक भ्रम दिखा करके तुम्हारा ये कब्जा कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, और उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है। अगर चीजें सही तरीके से उनके सामने पहुंचे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर व्यक्ति बीजेपी को और मोदी जी को ना चुने। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है तोमर जी, निश्चित ही नहीं। ठीक है तोमर जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ गुप्ता जी भी बने हो। गुप्ता जी, आपने सुना तोमर जी को तमाम तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं और किरण चौधरी की उन्होंने बात की है। तो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है, और क्या इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा? वो खुश होते रहे, हमारे लिए पुरानी बात हो गई। आज समय वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जैसे वो कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं। मैं इससे पूछना चाहूंगा, उससे पहले कितने नेता गए, आपने उनको सीएम बनाने का लालच दिया, राज्यसभा का बना, क्या कितने को बनाया? कुलदीप बिश्नोई जी गए, क्या वो सीएम बन गए? वीरेंद्र सिंह जी गए, क्या वो सीएम बने? आपकी पार्टी से छोड़ के दोबारा अपने घर वापसी कर ली। और ऐसे ही जो हमारी किरण चौधरी गई हैं, अब उनसे आपका क्या वादा हुआ है? राज्यसभा मेंबर बनाएंगे या सीएम बनाएंगे, वो आपका अंदरूनी मैटर है। आप उनको लेके दिन में सपने देखिए, रात को सपने देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। हमारे लिए पार्टी की पुरानी थी, वो चले गई, वो चैप्टर क्लोज। इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे जो नेता हमारी बात से सहमत है वो इस पार्टी में रहेंगे, वरना सभी जा सकते हैं। हमें कोई कांग्रेस की नेता की विचारधारा की लड़ाई है, जिसे सत्ता चाहिए वो बीजेपी में जाइए। आपका अपना तो कुछ है नहीं, जो भी है कांग्रेस की देन है। कांग्रेस से निकल ले आए या कुलदीप बिश्नोई को डरा धमका के लाए, वो फिर भी जिता नहीं पाए आपको इस हार की लोकसभा। और शोक तंवर जी गए, वो भी हार गए, सारे हार गए, आपके जीते क्या रही? अब हरियाणा की बात, हरियाणा में आपने क्या किया? हरियाणा में जिस पार्टी के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा, जसपा से आपने लड़ाई थी, उससे आपने आप सत्ता कितने लालची हो, आपने 2019 में गठबंधन कर लिया। अगर 2014 से 2019 तक आपने इतना अच्छा काम किया, जो आपने कहा वो चाणक्य हैं हमारे अमित शाह जी या मोदी की डबल इंजन की सरकार थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि 2019 में आप 40 सीटों पे आ गए और आपको सरकार बनानी मुश्किल हो गई? अगर जसपा साथ न देती तो आपकी शायद सरकार भी न बनती। अगर इतने अच्छे काम किए थे, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो हड़ताल पर ना किया जिसको आपने लाठी न बांधी हो। 750 किसान के हत्यारे, अग्निवीर योजना का क्या हुआ? मैं कल सुन रहा था, राष्ट्रपति का भी अभिभाषण हुआ, उन्होंने सेना पे टिप्पणी करी, सेना के बारे में बोला, लेकिन अग्निवीर योजना पे कोई शब्द नहीं बोला। अगर आपकी इतनी अग्निवीर योजना इतनी अच्छी थी तो उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्या आप अग्निवीर योजना से यूटर्न मारने वाले हैं? अग्निवीर योजना संसार की पहली ऐसी योजना है, हिंदुस्तान में कल्चर है कि बेटे के सामने बाप रिटायर्ड होता है, उसकी विदाई की पार्टी दी जाती है, लेकिन ये ऐसी योजना है कि बाप के सामने बेटा रिटायर्ड होगा। तो रही आप पंजाब की बात करते, नशे की बात कर रहे थे, आपने अकालियों के साथ सरकार बनाई, तब ये नशा दूर क्यों नहीं हुआ? और आपने तो सब्सिडी बात है, आपने तो यहाँ भी गठबंधन किया हरियाणा में। आपकी पहली बार 7 साल में जब से हरियाणा बना है, पहली बार सरकार है पूर्ण बहुमत की 2014 से 2019 की सिर्फ, उससे आपके पास कोई बहुमत ना। जनता आपको सबक सिखाएगी। कानून व्यवस्था का हरियाणा में बुरा हाल है, गोलियां चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट, उसमें कोई एक्शन नहीं है। जब नेता सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, आप सुरक्षित नहीं है, मेरे भाई प्रवक्ता ओंकार सिंह सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित रहे? इसमें आज तक कानून व्यवस्था में कोई टिप्पणी नहीं आई। वो देश के गृह मंत्री हैं जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, क्या उन्होंने उसमें कोई एक्शन लिया? सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। आप सपने लीजिए,
सपने लेने में कोई कुरेज नहीं, सपने लेने में कोई कानून लागू नहीं होता। आप तीसरी बार सरकार के सपने लिए, जनता आपका सपना चूर करेगी। जनता ने ठाना है बीजेपी को हरियाणा से भगाना है। ठीक है गुप्ता जी, ठीक है, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपसे सवाल बाद में लूंगी, लेकिन एक वक्त अभी फिलहाल ब्रेक का हो चुका है, तो ब्रेक के बाद जल्द मुलाकात होगी। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं और इसी पर चर्चा आगे जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बात विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल एकजुट हो गए हैं, लगातार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह कल सभी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने आ रहे हैं हरियाणा में, और साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा दौरे पर रहेंगे। और इसी पर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, रुक कर लेते हैं ओंकार सिंह जी का। ओंकार सिंह जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इनेलो पार्टी जो है वो जनता के बीच जाकर किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट मांगेगी? सोनी जी, सबसे पहले मैं एक बात अपनी बहन विशाली जी से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने शायद गौर नहीं किया। तीनों ने बोला कि बहुत जल्दी हुड्डा साहब भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो जरा इनसे पूछ लीजिए कौन सी इनपुट है कल के इसी मुद्दे को प्रतनी के डिबेट होने वाली, इनकी इनपुट क्या है? क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही है या वैसे ही इन्होंने हवाबाजी छोड़ दी? अगर कोई इनपुट है तो इनपुट जरूर बताएं, क्योंकि तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अगर हुड्डा जी बीजेपी में चले जाएंगे तो ये तो पूरी डिबेट का मैटर हो गया। अभी आपको मिल गया, ये जरूर पूछना। हाँ, अब आपने पूछा कि हमारे पास मुद्दे क्या है। देखिए, 10 साल मिले इनको बीजेपी को, और ये अभी तक 70 साल नहीं भूल रहे, अभी तक नेहरू का पीछा नहीं छोड़ रही। ये वहीं चले जाते हैं। जब इनसे भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो भूतकाल में चले जाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने
वो सोच समझकर 5 वर्ष के चुनाव का समय तय किया था। वो इसलिए तय किया था, अगर पिछली पार्टियों ने, पिछली सरकारों ने कुछ गलती की होगी तो नई सरकार आके 5 साल में अपने आप को स्थापित कर लेगी, इसलिए 5 वर्ष दिया था। इनको तो 10 वर्ष हो गए, अभी 10 वर्ष में भी कुछ स्थापित नहीं कर पाए, तो कितने 100 वर्ष चाहिए आपको। और दूसरी बात, आपने कहा मुद्दा क्या है, हरियाणा के अंदर मुद्दे की कमी है। सबसे बड़ा मुद्दा परिवार पहचान पत्र, 82 लाख लोगों के परिवार पहचान पत्र बने, मतलब 82 लाख परिवारों के पहचान पत्र बने, और परिवार पहचान पत्र में इतनी खामियां हैं, बेटे की आमदन को आधार बना के बाप की पेंशन काट दी गई, बेटे की आमदन को आधार बना के परिवार का पीला कार्ड काट दिया गया, जो आज तक दोबारा नहीं बन पाया। और इस परिवार पहचान पत्र में सबसे बड़ी खामी, जब परिवार पहचान पत्र बना तब इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका प्रयोग क्या करेंगे। तब इन्होंने सीधा पूछा आपके परिवार में कितने बंदे हैं, तो जो बाप था उसने सारे बेटे सारे बेटियां सबके नाम लिखवा दिए। अब उस वक्त उसको ना कोई पता था कि इसकी इनकम का क्राइटेरिया बना के पीला कार्ड और पेंशन कार्ड देंगे। आज अगर कोई बाप अपने बेटे को, जब कानून के अनुसार व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो लीगल सेपरेट एंटिटी हो जाता है, एक व्यक्तित्व अलग हो जाता है इनकम टैक्स के नजरिए से भी और वैसे भी। अब गलती से किसी ने अपने बच्चे का नाम बीच में परिवार पहचान पत्र में लगा दिया, जिसकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, तो उस व्यक्ति का नाम अलग नहीं हो पा रहा। इससे बड़ी समस्या सुन लीजिए, इनकम क्राइटेरिया बनाकर आयुष्मान कार्ड काट दिए गए। ये कहते हैं हमने 29 लाख आयुष्मान कार्ड दे दिए जनता को। देखिए कितनी बेवकूफी वाली बातें करते हैं। 29 लाख आयुष्मान कार्ड दे दिए तो वो चल ही नहीं रहे। सिविल अस्पताल में नहीं चलता आयुष्मान कार्ड, और निजी अस्पताल वाले कहते हैं हमारा पिछला पेमेंट तो रहा नहीं, हम नहीं इसका इलाज कर दे। मतलब उन्होंने सरकार को डिफॉल्टर कर दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ, सरकार का रवैया कभी खोटा नहीं माना जाता, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसी आई है, इनका आयुष्मान कार्ड निजी अस्पताल वालों ने खोटा बना दिया। और तो और चिराग योजना इन्होंने एजुकेशन की शुरू की कि जो गरीब बच्चा निजी स्कूल में जाएगा उसको 1100 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। निजी स्कूल वाले बच्चों की एडमिशन नहीं लेते, वो कहते हैं सरकार पैसे नहीं देती। मतलब इनका तो सिक्का ही खोटा निजी संस्थाओं में कर दिया। और इसको भी छोड़ दीजिए, पोर्टल ये कैसी व्यवस्था बनाई। आज अगर किसी ने रजिस्ट्री कराई है तो उसको कम से कम 3 महीने का समय लगता है। पहले वो धक्के खाता नगर परिषद में जाके। मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी बहन को तो पता नहीं होगा, इनको तो सीधा प्रवक्ता बना दिया इन्होंने, धक्के तो खाए ही नहीं होंगे। इनको पता होना चाहिए कि एक रजिस्ट्री करवाने के लिए पहले नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका में धक्के खाने पड़ते हैं, और वहां पे पहले अपने नाम पर म्यूटेशन करवानी पड़ती है, उसके बाद एनओसी लेनी पड़ती है, फिर जाके तहसील का खेल शुरू होता है। और जहां मर्जी चले दो, नगर निकाय विभाग में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, बिजली बोर्ड चले जाओ, तहसील चले जाओ, करप्शन का खुला रंगा मैच होता है। जाके देखिए, टीवी में देखने से समस्या का हल नहीं है। ठीक है जाके किसी विभाग में कोई काम कराने जाइए, ना पता लगेगा। आप ये ना बताना कि मैं वैशाली का उम्र हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ बीजेपी की। एक आम आदमी की तरह, एक आम लेडी की तरह जाके किसी तहसील में। ठीक है ओंकार सिंह जी, आपको फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, 50,000 लाख रुपए का ठीक है, लग जाएगा कितनी में प्रदेश में व्यवस्था। ओंकार सिंह जी इसी पर जवाब ले लेते हैं, इसी पर जवाब ले लेते हैं। पता लगेगा क्या। ओंकार सिंह जी इसी पर जवाब ले लेते हैं वैशाली जी से। वैशाली जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप इनेलो की तरफ से भी लगाए गए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आपने भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया था कि भूपेंद्र हुड्डा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपके आधार क्या है, किस इनपुट पर आप इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? और साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल में कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्थापित नहीं किया, जनता को गुमराह करने का काम किया है, जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? चुनावों में कांग्रेस को बढ़ा चढ़ा के, उनके बारे में बता के, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता के कहा था ना कांग्रेस के बारे में, और जब ये चुनाव का समय आया तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी। और अब आप देखिए कि उनकी जो हुड्डा जी ने अपना इतना समय, पूरा जीवन इसमें लगा दिया राजनीति में, अब उनकी जगह भी शैलजा जी को देने की बात करी जा रही है। तो कहाँ जाएंगे? और जिसमें भी मैं मानती हूँ, जिसमें भी थोड़ा सा भी राष्ट्रीय
हित होगा, जो सच में जनता की सेवा बिना चाटुकारिता के करना चाहता होगा, वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही करेगा। रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही कि हमने कुलदीप बिश्नोई जी को मुख्यमंत्री बनने का लालच दिया, वो तब हमारी पार्टी में आए, या हमने उनको डराया धमकाया तब हमारी पार्टी में वो आए। देखिए, आज ऑनलाइन का जमाना है, कोई ना ही तो किसी को डरा धमका सकता है, ना ही कोई किसी को बहला फुसला सकता है। एक समय तक कभी किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को 10 दिन के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, या किसी व्यक्ति को 6 महीने के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन इस गलतफहमी में कोई भी ना रहे कि ज्यादा समय तक कोई भी किसी को बेवकूफ बना लेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता, या उनको वो किसी लालच में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की होती, तो अब तक वो चेंज कर गए होते। राजनीति में तो ये चलता ही रहता है, जब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस उनको ऐसा ऑफर दे दे। और रही बात, ओमकार जी ने कहा कि हम जनता में है, मैं वैशाली तोमर जी की तरह एकदम डायरेक्ट प्रवक्ता नहीं बन गया हूँ, और मैं जनता में इतने दिनों से काम कर रहा हूँ। तो बिना जाने, बिना समझे, बिना किसी के संघर्ष को जाने, मेरे हिसाब से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर ये कहते हैं कि हमने जमीनी तौर पे काम किया, हालांकि मैं इस बात की माफी मांगती हूँ ओमकार जी से, क्योंकि कहते हैं बड़ा बोलना बोलिए, ईश्वर को ना भाए। लेकिन अगर इतनी जमीनी नेता होने की बात करते हैं और इतनी जमीन से जुड़ने की बात करते हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इनसे ये निवेदन है और इनसे ये कहना भी है कि तो फिर क्यों अपनी सीटें नहीं निकाल पाए? क्यों इतना, जब जनता से आप जनता की समस्याओं का निराधार करते हैं, उनकी जनताओं की समस्या का निराकरण करते हैं, जनता से इतना अटैचमेंट है, तो क्यों अपनी कोई भी सीटें क्यों नहीं ला पाए? आप क्यों नहीं, इतने दिनों से मेहनत करने के बाद भी आपकी इतनी सीटें नहीं बन पा रही हैं? तो ये कौन जनता से जुड़ा हुआ है, कौन जनता में रह रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं होती। जनता खुद ब खुद इससे अपना रिजल्ट देगी। ठीक है। और रही बात, सुनिए, रही बात ये आरोप लगाया कि जाकर देखिए धांधली मची हुई है और 50-50 लाख की डोनेशन मांगते हैं, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार कोई पार्टी नहीं होती है ओमकार जी। भ्रष्टाचार ना ही कोई सिंबल होता है, भ्रष्टाचार आदमी में खुद अपनी परवरिश से आता है, जिसे ना ही तो देश की कोई पार्टी मिटा सकती है, ना मोदी जी मिटा सकते हैं और ना राहुल गांधी मिटा सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार मिटेगा तो वो प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से मिटेगा, उसके आत्म मंथन से मिटेगा, राष्ट्र भावना जिसके अंदर होगी उससे मिटेगा। तो जरूरत है हर व्यक्ति को देश के लिए काम करने की, अच्छे बुरे का ध्यान रख के काम करने की। लेकिन आप सब लोग करते क्या है? आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ के कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और पार्टियां अच्छा काम कर रही है तो उनको आगे बढ़ाइए। आप देखिए कितना ज्यादा हमारे ही सनातन धर्म में हमारे मंदिरों का कितना ध्वस्त हो चुका है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, पहले इस पे सोचिए आप, कितनी कहाँ क्या चीजें हो रही है। लेकिन अगर मैं इस पे बात करूंगी तो ये चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं उस मुद्दे से हम भटक जाएंगे। लेकिन थोड़ी स्टडी, थोड़ा आंकलन, थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान इन स्वहित को छोड़कर, इस राजनीति को छोड़कर देश में और आने वाले समय के लिए भी सोच लेना चाहिए। मेरा ये सुझाव है। ठीक है, तो इमरजेंसी पर जवाब दे देते हैं। ओंकार सिंह जी क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर आपने इतनी मेहनत की होती तो कुछ सीटें ले आते। सीधा सीधा आपके ऊपर कटाक्ष किया गया है सीटों को लेकर। सोनिया जी, इनको ये नहीं मालूम कि ये राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दे थे, पूरे देश की जनता 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। एक, वो जो मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, दूसरे वो जो मोदी को प्रधानमंत्री पद पर किसी सूरत में देखना नहीं चाहते थे। क्षेत्रीय दल चाहे हिमालय हो चाहे कोई और है, इन सब की अनदेखी हुई, क्योंकि जनता ये चाहती थी किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने। ये भूल चुके हैं कि अगर इसी को क्राइटेरिया बनाया जाए तो दिल्ली की 7 सीटें पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के 63-70 में थे। आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास है। ये भूल चुकी है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे जो इन्होंने हमारे को बोला, ये जनता के निर्णय है, स्वीकार करने पड़ते हैं। आप जैसे नहीं, हम स्वीकार करके बैठे जनता के निर्णय। और जहाँ पे बात करते हैं धरातल से जुड़ने की, तो जरा ये तो बता दें
कि तहसील में कितना करप्शन है और मेरे बारे में पूछना चाहते हो तो यहाँ अम्बाला आके पूछ लेना। करप्शन केस में कई अधिकारियों को अंदर करवा चुका हूँ और नशे के केस में कई बार रेड दिलवा चुका हूँ। ग्राफल का काम करता हूँ, मेरे को पता है कि नशे के बारे में क्या बुराई है। नशा वो सजा है जो गरीब के बच्चे की जान ले लेता है। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो सोने चांदी के कप में दूध पीने वाले बंदे हो, तुम्हें नहीं मालूम इस चीज का। आज अगर पता होता तो नशे पर नियंत्रण करते। घर घर नशा बिक रहा है, किसी का हम सुनते थे, किसी का उड़ता पंजाब, आज उड़ता अम्बाला, उड़ता हरियाणा सुना जाता है। क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ के नेता जो आपके बने होते मंत्री, वो अपने आप को कहते थे मैं गब्बर हूँ। आज कहाँ है वो गब्बर? ये वक्त के दरिया में बड़े बड़े सिकंदर निकल जाते हैं। आप लोग तो क्या चीज हो? समय की वो ताकत बहुत बड़ी है। ये समय ही था, आपके पास मात्र 2 सीट थी। 2009 में 2 थी और देख लो 2024 में कहीं 2 ही में आ गए। ये वक्त की बात है, मैं मानता हूँ। 2019 में इनालो बसपा गठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन घर के ही कुछ ऐसे व्यक्ति निकल गए जिन्होंने आपसे संपर्क साध लिया और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आज इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जिस तरह से 4200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी है, प्रत्येक गांव प्रत्येक व्यक्ति तक का साथ लिया है, आज हमें पूरा विश्वास है। लोकसभा में नई जनता ने हमारे को स्वीकार किया, हमने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्योंकि क्षेत्रीय दल अहमियत रखते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अहमियत रखते हैं, विधानसभा चुनाव में जो रक्षा क्षेत्रीय दल जनता के हितों की कर सकता है, राष्ट्रीय दल नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय दल तो ऐसे होते हैं, SYL का मुद्दा ले लो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जब हरियाणा में होते हैं कहते हम पानी लेके आएंगे, जब पंजाब में वही नेता चले जाते हैं कहते हैं एक बूंद पानी की नहीं देंगे। ये आप पर भी लागू है कमर साहब, आप जरा ध्यान रखिए। आपका समय ठीक है, आज चल रहा है, लेकिन 2024 में आपका समय समाप्त हो चुका है। अब जनता का समय, जनता जिसको निर्णय देगी वो सत्ता पर बैठेगा। और सत्ता की राज करने की चीज नहीं है, जनता सेवा करने का मौका देती है। ठीक है ओंकार सिंह जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। रुक कर लेते हैं गुप्ता जी का। गुप्ता जी, आपने सुना, तोमर जी को सुना, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने सीधा सीधा आरोप गुटबाजी के ऊपर लगाया है कि जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नजर आ रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैटर है, अगर गुटबाजी है तो इनको फायदा, इनको तो खुश होना चाहिए। ये खुश होती रहे, इस भ्रम में पड़े रहे कि हमारे गुटबाजी है। देखिए इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे इतना भ्रम फैलाया, मुझे तो आश्चर्यचकित है। ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलना बीजेपी डीएनए में। इनके बड़े नेता झूठ बोलते हैं तो एक प्रवक्ता है तो ये तो झूठ बोलेंगी। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि झूठ बोलने से इनके मुख्यमंत्री नायब सैनी की नींद जरूर उड़ गई होगी अगर वो ये डिबेट देख रहे होंगे। क्योंकि इन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो मैडम जी वो सीएम बनेंगे, नायब सैनी कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो बड़ा हैरानगी है कि आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता या हरियाणा लेवल का कोई नेता इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। आप एक छोटी सी प्रवक्ता होने का इतनी बड़ी घोषणा नहीं कर दी कि हुड्डा जी आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आप इस भ्रम में जीते रहिए कि कांग्रेस के नेता हुड्डा साहब ज्वाइन करेंगे और हरियाणा के विकास से कोई बात मत करिए। जब हरियाणा की सरकार कांग्रेस की गई थी 2014 में, हरियाणा में कर्जा 4,000 करोड़ का था, आज 4.5 लाख तक करोड़ का कर्जा है। आपने हर प्रत्येक हरियाणा वासी को इंक्लूडिंग आप, मैं ओंकार सिंह जी और मेरी प्रवक्ता साथी और मेरी एंकर मोहिदा, सब पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। चाहे आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन की आपने कहा ना ऑनलाइन का जमाना है तो उसे चेक कर लीजिए कितना कर्जा था, बेरोजगारी दर क्या थी क्या नहीं। मुद्दों से भटकाते रहिए और हुड्डा साहब के सपने लेते रहिए कि कांग्रेस से ये नेता आएंगे वो नेता आएंगे, सपने अपनी सरकार बनाते जाइए। हमें तो खुशी है मुख्यमंत्री नायब सैनी आज हो नहीं पाएंगे और शायद आपसे ही बात कर ले भाई आप पे इनपुट ऐसा कैसा है, हो सकता है अभी ज्वाइनिंग करा दें। तो आप भ्रम में पड़िए, हरियाणा के विकास से बात करिए। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। हरियाणा में चुनाव विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था पे लड़ा जाएगा। देश की हरियाणा की कानून व्यवस्था 0 है, उससे विचार कीजिए। गोली किसी भी चल सकती है, जब इतने प्रभावशाली व्यक्ति में गोली चल सकती है तो आप पे भी चल सकती है, मुझ पे भी चल सकती है, ओंकार सिंह पे भी चल सकती है। तो इन चीजों पे ध्यान दिए, घबराओ मत। आपने कहा ना कि ऑनलाइन का जमाना है तो आप भी ऑनलाइन से बेवकूफ नहीं बना सकते। हरियाणा की जनता भोली वाली नहीं है, हरियाणा की जनता समझदारी है। आप हरियाणा की जनता को बेवकूफ समझते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं हरियाणा की जनता भोली वाली है। हरियाणा की जनता समझती है किसका भला है, कौन भला करेगा कौन बुरा करेगा,
इसलिए ये जनता तय करेगी कौन राजा बनेगा, कौन रंग बनेगा। ये फैसला हमें जनता में छोड़ना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है गुप्ता जी, कुछ कहना चाह रही हैं तोमर जी, क्या कहेंगी? बस मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, सारे के सारे जो भी प्रवक्ता बैठते हैं, इतने इरिटेटिंग क्यों हो जाते हैं, ऐसी बातों पे पर्सनल लेवल क्यों अटैक करने लग जाते हैं। रही बात झूठ सच और बोलने और सिर्फ बात करो। एक मिनट नीरज जी, आप जो इस तरह से कि गोलियां चल जाएंगी, आप पे चल सकती हैं। ओमकार जी, दिन छिपे आप ओमकार जी पे गाली चलवा रहे हो, दोनों पैर मिले हुए, और बार बार आप ओमकार जी पे चल सकती हैं। ओमकार जी को क्यों भाई कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। आप बातों घुमाइए, घरेलू डिबेट नहीं होती है, घरेलू डिबेट नहीं होती है। आप सिर्फ झूठ बोलना आपका काम है, झूठ बोलना आपका डीएनए में। हुड्डा साहब की बातें करके आप अपने आप को प्रभावशाली बनाना चाहती है, फेमस होना चाहती है, जबकि आपका इतना बड़ा कद नहीं है। आप हुड्डा साहब के बारे में कोई बात करे कि हुड्डा साहब ज्वाइन नहीं कर रहे, ना आपको इतना शोभा देता कि आप हुड्डा साहब के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे। आपके राष्ट्रीय नेता की हिम्मत नहीं है, किसी हरियाणा लेवल के नेता नहीं जो इतनी भविष्य नहीं करते कि हुड्डा साहब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको चैनल देता हूं, अगर आपने झूठ फैलाया है या सच फैलाया है तो इसका मुझे इनपुट दीजिए, मैं उसे गहन छानबीन करूंगा। इनपुट कहां से इसी पर जवाब ले लेते हैं, इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है गुप्ता जी, आपको रोकना चाहूंगी, जवाब दीजिए तोमर जी, किस आधार पर क्या इनपुट है? आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में जल्द शामिल होंगे, कितने मतलब किस आधार पर आपने इतनी बड़ी बात बोली? इनकी पार्टी में इनके ही नेताओं को ना ही तो कोई मान सम्मान मिलता है, ना ही उनकी कोई पहचान होती है। और ये सबसे सबना जिसमें आप यहाँ पर डिबेट पर लेकर आती है, पहले इनका दिमागी इलाज चेक करवाइए। जिस तरह की ये बातें बोलते हैं, दिमागी इलाज कराइए, आपका दिमागी इलाज नहीं होती है, आपका दिमाग खराब हो गया। आप हुड्डा साहब के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। आपकी इतनी हैसियत नहीं है जो आप हुड्डा साहब के बारे में इतनी बड़ी बात करें, तो आपका दिमाग खराब हो चुका है। और आपके कोई बड़े नेता आपको कभी नहीं मिल सकते। आपके बड़े नेता कोई बोलते ना तो बाकी आपका दिमाग हिल चुका है, दिमाग हिल चुका है। अपने दिमाग का इलाज कराइए। ये अपने नायब सैनी जी को बोलिए कि नायब सैनी जी बोलिए, वो बस धरना करेंगे, हुड्डा साहब ज्वाइन नहीं कर रहे, इसलिए आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपको ज्यादा जरूरत है, आपको बातें क्या करनी है, झूठ फैलानी है, बढ़ जाएगा बिना वजह। आपको ज्यादा जरूरत है। पहले तो डिबेट प्रवक्ता करता हूँ, आप कैसे दिमाग का इलाज कराइए। मैं इतनी हो डिबेट में हूँ, किसी प्रवक्ता की इतनी हिम्मत नहीं है, उसने क्या किया, हुड्डा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप अलग से धरती पे आएंगे क्या? क्या आप बीजेपी की स्पेशल प्रवक्ता है जिन्होंने हुड्डा साहब को ज्वाइन कराने का ठेका दे रखा है? इतनी मैं डेढ़ में 4-5 डिबेट करता हूँ, किसी बीजेपी प्रवक्ता की हिम्मत नहीं है। आप मेंटल है मैडम, अपना इलाज कराइए। मेंटल है, आप मेंटल है, मेंटल अपना इलाज कराइए, आप अपना मेंटल इलाज कराइए। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, निजी टिप्पणी किसी पर भी नहीं। तोमर जी क्या कहेंगी? आप सबसे पहले तो ज्योति जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब पर्सनल किसी का टाइम होता है, सोनिया जी, जब पर्सनल किसी का टाइम होता है तो उस टाइम पे उसको बोलने दें। दूसरी बात, ये चैनल की जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस तरह की भाषा का ये इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं सीधा कि ओमकार जी को शाम को गोली लग जाए, इस तरह की बात कर रहे हैं कि इलाज करवाइए, कोई सही बात नहीं है। देखिए सोनिया जी, ठीक है गुप्ता जी, आपको समय दिया जाएगा। तोमर जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, अगर डिबेट होती है उससे बातें होती हैं। हम यहाँ पर जितनी बातें बैठकर किसी भी बीजेपी की नेता पर कोई भी आरोप लगाते हैं, कहीं भी कि उसने ये कर दिया, उस पर आरोप है, उसने उस पर बलात्कार के आरोप है, उस पर रेप के आरोप है, उससे इस तरह के, ये कोई भी बात डिबेट की इस तरह की नहीं होती है कि उसको पर्सनल तरीके पर लेकर जाया जाए। ये सिर्फ एक डिबेट होती है, एक बहस होती है। सब एक दूसरे की पार्टियों की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी आपस में कलेश नहीं करते। लेकिन इस तरह की बातें चैनल पर बैठकर बोलना कि वैशाली जी को गोली लग जाए, ओमकार जी को गोली लग जाए, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी सहनीय नहीं होंगी। ओमकार जी को हो सकती है, मुझे नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि अगर कल को कोई हम दोनों के साथ अनहोनी हो जाती है तो सीधा सीधा आरोप नीरज जी पर जा सकता है कि नीरज जी ने इस तरह का काम करवाया है। बताइए आप। ठीक है गुप्ता जी, चैनल पर बैठकर ये पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना। ये कौन सा तरीका है इनका? अगर मैं छोटी प्रवक्ता हूँ तो ये कौन से वहां से उतरे, ये कौन सा तरीका है इनका बात
दूसरा, आप हुड्डा साहब के बारे में इतना भ्रम फैला रही हैं। मैडम जी, आपका इतना वक्त नहीं है जो आप हुड्डा साहब के में इतनी बात बोले। आपके कोई हरियाणा लेवल के नेता ये बात नहीं बोल सकते हुड्डा साहब ज्वाइन कर रही हैं। मैं इतनी डिबेट करता हूँ, डेली 3-4 चैनल पे आता हूँ, किसी बीजेपी प्रवक्ता साथी ने नहीं बोला कि आप हुड्डा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। क्या झूठ फैला रहे हैं ये आप? ठीक है गुप्ता जी, लौटूंगे आपके पास। ओंकार जी सिंह के पास जाना चाहूंगी। ओंकार जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। ये मुद्दा तो जो आज डिबेट थी वो तो विधानसभा चुनाव को लेकर थी, लेकिन मुद्दा भटक गए हैं, दोनों प्रवक्ता लगातार मुद्दा भटक गए हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जेजेपी ने पिछले चुनाव में आपसे बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार इनेलो बाकी दलों से पीछे, क्या बाकी दलों को पीछे छोड़ पाएगी? कुछ ही सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए। जी, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि वैशाली जी डिबेट छोड़ दिए, शायद बुरा मान दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे छोटे भाई नीरज जी भी ऐसा पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसने विचार अपने व्यक्त किए वैशाली जी ने। उन्होंने कई बातों में उनकी टंग स्लिप हो गया, कुछ हो गया, उन्होंने हुड्डा साहब के बारे में बहुत बड़ी बात कर दी। लेकिन इसको पब्लिक पर्सनल ना बनाए ताकि किसी दूसरे को लांछन न लगा पाए। हाँ, हमारा वोट परसेंटेज कम आया, ये हम मानते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय दलों को अहमियत नहीं मिलती। अब क्षेत्रीय मुद्दों की बात है। अब हर हल्के का अलग मुद्दा होगा, हर हल्के का अलग नेता होगा, हर हल्के में चेहरे की वैल्यू होगी, क्षेत्रीय दलों की वैल्यू होगी। इसलिए ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। 3 महीने का समय है, आप देख लेना, नतीजे चुकाने वाले आएंगे। ठीक है ओंकार सिंह जी, समय का भाव है। ओंकार सिंह जी, चुकाने वाले आएंगे। ठीक है ओंकार सिंह जी, चुकाने वाले आएंगे कि सरकार का क्या नहीं पता कौन सी सरकार बने। ओंकार सिंह जी, समय का भाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपने नतीजे चौंकाने वाले आएंगे ये बात कही है, ये तो वक्त ही बताएगा कि नतीजे क्या होंगे। लगातार सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और ऐसे में हरियाणा में कल गृहमंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे और जनता के दिल पर कौन राज करेगा और किसकी रणनीति में दम दिखेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।